मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार प्री बोर्ड पेपर मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। लेटेस्ट पेपर है ये, ओरिजिनल पेपर है ये प्री बोर्ड का। जबरदस्त तरीके से इसे शेयर कीजिए, और ये ओरिजिनल पेपर है आपके बोर्ड का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ये देखिए एनबी सेट जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो ओरिजिनल पेपर ही आप लोग को मिल रहा है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ये प्री बोर्ड पेपर लेटेस्ट है। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। देखिए आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और रसायन विज्ञान को लेकर परेशान है, तो आज ये आपका शंका दूर होने वाला है, क्योंकि ये सेशन आपका है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और डीजे सर मैथ्स वाले जो चैनल का एडिशन उसको जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। और जो है प्रिय विद्यार्थी, ताकि ये चैनल भी जो है वो वैल्यूएबल चैनल के रूप में ये हो सके। तो प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण सेशन लेकर चलते हैं, हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तब तक शेयर करते रहिए इसको जबरदस्त तरीके से। पहला का देखिए का प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी की ओर है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक भी अणु जो होता है वो भाग नहीं लेता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक भी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वेग स्थिरांक का देखिए मात्रक क्या होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक अगर देखा जाए तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होता है, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ये जो होगा स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूछे तो वहां केवल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ना, प्रति सेकेंड हो जाएगा मतलब। लेकिन यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं, जिसमें अभिकारक का एक भी अणु जो होता है वो भाग नहीं लेता है। तो अभिक्रिया हो कैसे जाती है, देखिए अभिक्रिया मुख्य रूप से ताप, दाब, आयतन, उत्प्रेरक, ठीक है ना, इन सभी के उद्देश्य की सहायता से क्या होता है, अभिक्रिया पूर्ण होता है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या होगा, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, भार, आयतन, प्रतिशत। तो देखिए मोललता यहाँ पर देखिए राइट हो जाएगा। मोललता वाला जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मोल अंश या मोललता जो होता है वो तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी ये ऐसी इकाइयां अपने विद्यार्थियों सांद्रता की हैं जो मुख्य रूप से जो है तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। जबकि देखिए मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, भार, आयतन, प्रतिशत जो हो गया, ये सभी तापमान पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से डीएनए में अनुपस्थित क्या होता है। देखिए डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है प्रिय विद्यार्थियों। और डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये मुख्य रूप से जो होता है डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में देखिए ये जो अणु होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है ना। और यूरेसिल देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ब वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि क्या अनुपस्थित रहता है, तो भाई आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल देखने को मिलता है। घ देखिए प्रश्न क्या है, 118 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित हैं। 118 ग्राम जल में, 118 नहीं 180 ग्राम है ना, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी देख लीजिए ध्यान से इसको। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी जब भी मोल निकालते हैं तो हम लोग ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, यानी भार बटे अणु भार हो गया। देखिए 180 ग्राम है तो यहाँ पर 180 रख दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। और H2O का जो अणु भार होता है वो क्या होता है, वो H2O, H2 का 2 हो गया, O का 16 हो गया, तो ये भी हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 18 एकम 18, 18 दाह में 180। तो यहाँ पर देखिए स जो हो गया आपका 10 मोल हो गया, ठीक है ना। 10 मोल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज में उपस्थित इल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है। देखिए प्राथमिक एल्कोहलिक रूप में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल तो एक ही होते हैं, और लेकिन यहाँ पर देखिए एल्कोहलिक समूह के रूप में अगर देखा जाए तो टोटल जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कार्बन के चार के रूप में, तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से जो है सी, और यहाँ पर देखिए हर ब्रांचेस पर जो होता है सी, यहाँ पर फिर देखिए सी आपका, तो चारों जगहों पर देखिए एक यहाँ पर C2CH2OH होता है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चार जो होते हैं मुख्य रूप से प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वैसे देखा जाए तो ग्लूकोज का जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह जो होता है वो एक होता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। एमाइड को एमीन में, एमाइड को एमीन में परिवर्तित करने वाली अभिक्रिया क्या होगी। देखिए एमाइड को एमीन में जो परिवर्तित करता है प्रिय विद्यार्थी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन की क्रिया जो होता है
एमाइड का प्राथमिक एमीन में जो बदलाव होता है प्रिय विद्यार्थियों ना, इसको हम लोग हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहते हैं, बोलते हैं इसको हम लोग हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए बहुविकल्पी का सेशन तो समाप्त हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थियों का क्यों बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नर समीकरण लिखिए और उसमें प्रयुक्त प्रतीक को स्पष्ट कीजिए। देखिए सीधा सीधा होता है प्रिय विद्यार्थियों, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, क्या हो जाएगा यहाँ पर एम प्लस, यानी जो भी रहेगा रिएक्टेंट आपका उसका यहाँ पर पॉजिटिव बटे रिएक्टेंट बटे प्रोडक्ट जो हो गया ना, यानी यहाँ पर नर्नर समीकरण होता है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये होता है आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम प्लस। देखिए ई क्या होता है, ई जो होता है सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है ना, और ई नॉट सेल जो होता है वो सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है। ई जो होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ई नॉट जो सेल होता है वो सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है, यन जो होता है वो सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है ना, और आर जो होता है वो गैस नियतांक होता है, टी जो होता है वो परमताप होता है, और एफ जो होता है वो फैराडे नियतांक होता है। और मुख्य रूप से इस तरीके से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थी। देखिए इलेक्ट्रॉन यानी नर्नर समीकरण किसे कहते हैं, जो ऐसा जो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध बनाने वाला, यानी संबंध बताने वाला, संबंध दिखाने वाला जो समीकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्नस्ट समीकरण। देखिए नट समीकरण यहाँ लिखा है लेकिन उसको हम नर्नस्ट समीकरण बोलते हैं पूरा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको हम नर्नस्ट समीकरण बोलते हैं। 1.013 बार दाब पर 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जबकि जल का जो केबी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू 0.52 केजी अपॉन मोल, ठीक है ना। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है दिया गया है, तो यहाँ पर जो है इसको देखिए हम लोग को जो निकालना है वो विलयन का क्वथनांक निकालना है। तो डेल्टा टीबी मतलब देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आप लोगों का डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये होता है केबी इंटू एक 1000, केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन में M2 इंटू W1। तो इस फार्मूले पर जो जो मान दिया गया है यहाँ पर सबको वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, ये इस सवाल का जो है आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे। आगे जब बढ़ते देखिए कुलराउस का नियम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तथा इसके एक अनुप्रयोग भी बताइए। कुलराउस का नियम क्या है, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कुलराउस लॉ क्या होता है। कुलराउस का नियम जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो मुख्य से ये कहता है कि अनंत तनुता पर, यानी विलयन बहुत ही पतला है, इनफाइनाइट सॉलिबिलिटी मतलब अनंत तनुता है, तनु अम्ल है बहुत ज्यादा वो तनु है, अनंत तनुता पर इलेक्ट्रोलाइट की समतुल्य चालकता जो होती है उसके आयनों की चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो जो लेमडा इन्फिनिटी होता है, यानी कोई भी अगर रहेगा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, लेमडा इन्फिनिटी जो निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग जो है तो उसके पॉजिटिव पॉजिटिव का अगर हम लोग निकाला जाए, देखिए जो है ये यहाँ पर जो तनुता पर पॉजिटिव तनुता पर जो निकाला गया और उसके बाद ऋणात्मक नेगेटिव पर निकाला गया, तो यानी टोटल जो सम होता है वो क्या होता है, टोटल उसके अनंत उसके इक्वल होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कुलराउस का नियम बोला जाता है, ठीक है ना। तो लेमडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी, ये मुख्य रूप से होता है। तो आयनक की चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। नमक के घोल में देखा जाए तो आयनों और धनायनों की चालकताओं का जो कुल योग होता है प्रिय विद्यार्थियों, नमक के पानी में घुलने पर घोल की चालकता को निर्धारित करता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए, शेयर करते चलिए आप लोग तभी मजा आएगा। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और ये कुलराउस का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में ये पूछा जाता है, तो उसी तरीके से इसको तैयार भी कीजिएगा क्योंकि इसका अपने आप जो है सार्थकता बढ़ जाती है थोड़ा सा, क्योंकि जो हर सेटों में जब देखने को मिलने लगे कोई चीज तो इसका मतलब वो बहुत, देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोदंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड ना। तो जब भी देखिए यहाँ पर जब भी कोई अगर सेंट्रल परमाणु बना रहे हैं हम लोग ना, सेंट्रल परमाणु जैसे यहाँ का आ गया FeCN6 हो गया ना, CN6 हो गया, तो यहाँ पर देखिए जब बनाते हैं हम लोग तो सेंट्रल धातु परमाणु से जुड़ा हुआ जो होता है, अगर एक लिगेंड जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, यानी एक लिगेंड जब जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। यानी मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, वे लिगेंड होते हैं जिनमें एक परमाणु होता है, ये परमाणु जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर जटिल यौगिक बनाते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड के कुछ उदाहरण अगर देखा जाए तो पानी हो गया जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया NH3 हो गया, क्लोराइड आयन हो गया Cl- हो गया,
और साइनाइड आयन हो गया जैसे Cn माइनस हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया OH माइनस हो गया, तो ये सभी जो है मुख्य रूप से मोनोदंती लिगेंड की ये मुख्य रूप से एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरे के कब प्रश्न क्यों बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो है हम लोग का मुख्य रूप से जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तीसरे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हम लोग का, तो तीसरे के का क्यों हम लोग अगर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या है आप लोगों का, त्रिआण्विक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। त्रिआण्विक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो तृतीय क्रम अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। त्रिआण्विक अभिक्रिया को मतलब तृतीय क्रम अभिक्रिया, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम से कम 3 क्रमिक चरण होते हैं, ठीक है ना। यानी 3 क्रमिक चरण जब देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से त्रिआण्विक अभिक्रिया के रूप में बोलते हैं। यदि देखा जाए तो तृतीय क्रम में मतलब अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ उदाहरण सहित समझाना है हम लोग को। जैसे देखा गया 2NO हो गया, 2NO हो गया, अगर वो Cl2 के साथ अगर क्रिया करता है प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ बनेगा 2, देखिए जब ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, तो यहाँ बनेगा आप लोग का 2NOCl बनेगा। क्या बनेगा, 2NOCl बनेगा, ठीक है ना, NOCl बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है मुख्य रूप से ये आपका त्रिआण्विक अभिक्रिया का मुख्य रूप से उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रिक जो ऑक्साइड हो गया, ये क्लोराइड के घातांकों का जो टोटल ये होगा 2+1, यानी 2 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो त्रिआण्विक अभिक्रिया हो गया ये, ठीक ना, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर विद्यार्थी देखिए ये प्लस वाला है तो प्लस का नाम पहले हम लोग लिखते हैं हमेशा, देखिए ये माइनस वाला हो गया। अब आप देख रहे हैं तो ये अमोनिया है, तो ये अमोनिया तो फ्री है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 6 अमोनिया है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, निकल पर 2 हो जाएगा। तो इसका नाम अगर देखेंगे जब हम लोग तो ये हेक्सा, छठ है हेक्सा ना एमिनो, तो हेक्सा एमिनो निकिलेट ना, और क्लोरीन का जब ऑक्सीकरण देखिए क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ निकल का +2 जो होगा रोमन नंबर में लिख दिया जाएगा। उसी तरीके से इसका देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है IPC नाम हो जाएगा। संक्रमण तत्व की विशेषता देखिए बताना है हम लोग को, संक्रमण तत्व होता क्या है। तो संक्रमण तत्वों के बारे में हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो मुख्य रूप से जो होता है ये सामान्यतः जो होता है धात्वीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग, मुख्य रूप से देखा जाए तो जो ये संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी इन धातुओं की आक्सीकरण जो अवस्था होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मुख्य रूप से जो होता है देखिए संक्रमण धातु जो होता है परमाणु या आयन जो होता है आमतौर पर देखा जाए तो उदासीन होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, और ये लिगेंडो वाले मुख्य रूप से ये लिगेंडो को बनाते हैं। और ये मुख्य रूप से जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों वो रंगीन यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, संक्रमण धातु जो होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और अनुचुंबकीय प्रकृति के ये होते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अनुचुंबकीय, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्यादा होती है, इसलिए ये जो होते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा आप लोग का संक्रमण तत्वों का। प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रोटीन जो होता है शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। प्रोटीन जो है शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर की कोशिकाओं को बनाने और उन्हें बदलने में क्या करता है, मदद करता है। मुख्य रूप से जो होता है ये प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एमिनो एसिड का जो होता है प्रिय विद्यार्थियों इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी एमिनो एसिड की इकाइयों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसी का व्यापक रूप जो होता है प्रोटीन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से देखा है तो शरीर के लिए जो होता है वो ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है ना। और प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से देखा है त्वचा के लिए हो गया, रंग के लिए हो, रक्त के लिए हो गया, मांसपेशियां जो हो गई, हड्डियों के विकास के लिए जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और प्रतिरक्षा तंत्र ये बहुत जबरदस्त देता है प्रोटीन का मुख्य रूप से देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर चौथा का देखिए का प्रश्न जो है, किस तापमान पर 5% W/V ग्लूकोज के जलीय विलयन का पराशर दाब 7 atm है ना, 7 atm है, R = 0.082 पर ना, ये लीटर एटीएम हो गया डिग्री पर मोल, ठीक है। ये चीज हो गया यहाँ पर, तो इसको लेके प्रिय विद्यार्थियों जो सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का भार दिया है 5 ग्राम, भाई 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम हो गया ग्लूकोज, तो 95% क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा इसमें। तो विलय और विलायक मिल गया आप लोगों को। तो पराशर दाब जब निकालते हैं तो पाई = CT हो जाता है, पाई = क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा। अब CRT, आर मतलब ये हो गया गैस नियतांक हो गया ना, आर की वैल्यू दिया हुआ है, पाई = CRT हो गया आप लोग का। सी को जो है हम लोग लिख सकते हैं सांद्रता को लिखते ही हम लोग की भारवती आयतन के रूप में डालते हैं उसको हम लोग, तो जितना वैल्यू है सब वैल्यू पुट कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आसानी से
सॉल्व होके आ जाएगा। चौथे के ख की ओर जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर तो जो क्या है आप लोगों का, मिथिल एमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों? मेथिल एमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों? मेथिल एमीन जो होता है वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय क्यों होता है? मिथाइल एमीन में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो CH3 समूह जो होता है नाइट्रोजन को कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व दान करता है मुख्य रूप से देखा जाए तो, क्योंकि यह जो होता है प्लस IE समूह के रूप में मुख्य रूप से देखा जाए तो। और मिथाइल एमीन के नाइट्रोजन पर जो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व अमोनिया से अधिक होता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मिथाइल एमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है अमोनिया से अधिक होता है, इसलिए मिथाइल एमीन जो होता है वो अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यों का जवाब। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अमेरिका ये जो अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। ज्वीटर आयन का पर नोट लिखिए, इसके लिए जबरदस्त तरीके से आप शेयर करेंगे तभी मजा आएगा। देखिए जो भी मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म को प्रिय विद्यार्थियों जो कॉन्सेप्ट उसका होता है थोड़ा सा समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ज्विटर आयन पर नोट लिखिए। ज्विटर, तो देखिए ज्वेटेरियन के रूप में अगर बात करें हम लोग मुख्य रूप से जो है, तो ये एक जर्मन शब्द के रूप में प्रिय विद्यार्थी मुख्य रूप से ना ज्विटर जो होता है मोटे तौर पर देखा जाए तो इसका हाइब्रिड मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है, और हेम्ब्रोप्रोडाइट के रूप में ये इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक है ना, और ज्वेटेरियन को जो कभी कभी जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो आंतरिक लवण के रूप में जो है भी इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। अगर कुल मिला जुला कर ज्विटर को हम लोग सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें तो एक ऐसा आयन जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विद्युत आवेश होते हैं। क्या होते हैं? एक ऐसा आयन जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विद्युत आवेश होते हैं, इसलिए ज्विटेरियन जो होता है ज्यादातर जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो विद्युत रूप में तटस्थ होते हैं, और आमतौर पर ये देखा जाए तो इसको शून्य हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ज्विटेरियन का डिफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर M/10 यूरिया के जलीय विलयन का प्रारंभिक दाब, देखिए वो भी पाई इक्वल टू CRT वाले पर, ये भी सीधा सीधा सवाल है आप लोगों का, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत नहीं, पाई प्रारंभिक दाब इक्वल टू क्या होता है CRT। ठीक है, उसी पर आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। जिंक के लवण जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, क्यों? कारण बताइए। जिंक के लवण जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, इसका कारण क्या है? तो जिंक के लवण जो होते हैं रंगहीन होते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि इनमें जो होता है कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है ना, और जिंक लवण जो होते हैं रंगहीन होने के लिए बहुत सारे वजह हैं। डी कक्षक जो होता है पूरी तरह से भरे होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए इसमें तो, और जिंक के लवणों में जो होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रचार जो है मुख्य रूप से प्रसार इनका नहीं हो पाता है ज्यादातर। ठीक है, ये भी एक वजह बनता है इनका। और जिंक के लवण में जो होता है डी संक्रमण डी संक्रमण नहीं, हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, यानी डी जो होता है हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से जो है जिसकी वजह से जिंक जो होता है लवण रंगहीन के रूप में होता है, यानी रंगहीन लवण का काम ये करता है एक तरीके से। प्रतिलोम पराशरण क्या होता है? तो पराशरण का जो विलोम देखने को मिलता है, यानी विलयन का जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना, यानी कम सांद्रता वाला विलयन जो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है, तो जिससे उसमें एक दाब क्रिएट होता है, उसी को हम लोग पराशरण बोलते हैं। और जब ये प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि जब सेम तटस्थ अवस्था में हो जाते हैं दोनों, तो एक समय ऐसा होता है कि फिर उसमें से इसमें रिटर्न होने लगेगा वो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम पराशरण, यानी विलयन पर उसके पराशरण दाब से ज्यादा दबाव लगाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिलोम पराशरण एक तरीके से। जैसे मैं अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आप लोग को, जैसे दो खेत हैं और उनको मेड़ बांध दिया गया, मतलब ये मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ प्लीज समझिए उसको। जैसे देखिए ये दो खेत हैं, ठीक है ना, बीच में यहाँ पर जो है आप लोगों का ये डाढ़ है। ठीक है, अब इस डाढ़ के माध्यम से जो है कुछ चीजें जो है यहाँ पर जल जो है वो इसमें से इसमें जा रहा है। ठीक है, जल जो है इसमें से इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर जब इसमें से इसमें जल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो मान लीजिए इसमें बहुत ज्यादा जल है, इसमें जल एकदम नहीं कम है बहुत, तो इसमें से जल इसमें बहुत तेजी से जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसमें बराबर भर जाएगा, तो एक समय ये ऐसा आएगा कि रिटर्न जो होगा इसी में ओवरफ्लो करने लगेगा। तो यही प्रक्रिया जस्ट जो होता है पराशरण में देखने को मिलता है, यानी जस्ट अपोजिट ये देखने को मिलेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम पराशरण, यानी पराशरण का जो प्रतिलोम देखा गया, उल्टा देखा गया, उसी को कहा गया प्रतिलोम पराशरण। यानी इसको पाई इनवर्स से जो है हम लोग मुख्य रूप से दर्शाते हैं, नहीं ओम इनवर्स के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, घर की ओर देखिए पराशरण दाब, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, और पराशरण दाब के साथ साथ जो है प्रतिलोम पराशरण भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रतिलोम पराशरण जब ये उल्टा हो रहा है, जिससे मैंने खेत के माध्यम से आप लोग को ये डाल के माध्यम से जब समझाने का प्रयास किया, उससे आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
अब देखिए उप सहसंयोजक यौगिक का जो है वर्णन सिद्धांत को जो है उदाहरण सहित क्या करना है, समझाना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कोऑर्डिनेशन, ये जो कंपाउंड है उस वर्णन सिद्धांत को समझाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और छठवें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। छठवें का देखिए क क्या है, निम्न को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, निम्न में क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है ना। पहला जो है देखिए यहाँ पिक्रिक अम्ल है, दूसरा क्या है डाई क्लोरोबेंजीन है, तीसरा जो है डीडीटी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा जो है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, डाइफेनिल हो गया। सब जो प्रश्न है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई पूछा या देखने को जरूर मिल सकता है। देखिए नेमिंग वाइज रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक भी लोगों को छोड़िएगा नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों ये। संक्षिप्त टिप्पणी जो है रीमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एसाइलेशन अभिक्रिया हो गया, और उसके साथ ही साथ एल्कोहल का क्या हो जाएगा, एल्कोहल का निर्जलीकरण हो गया। तो ये सभी जो अभिक्रियाएं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार घूम फिर कर देखिए नाम वाइज, नेमिंग वाइज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को छोड़ना नहीं। देखिए फिर नीचे दिया गया है नेमिंग वाइज रिएक्शन, जो देखिए फिर यहाँ पर ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग ध्यान से। दिक्कत होती है एडिशन तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जैसा आप लोग फीडबैक मिलेगा वैसा काम आप लोग के लिए किया जाएगा। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है वो एल्डोल संघनन क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है, और हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होता है। एल्डाल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है, और साथ ही साथ हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होता है। ये पांचों पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो पेपर था मुख्य रूप से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जानदार था, बहुत ही शानदार था। तो इसका जो सार्थकता तभी सिद्ध होगी, इसका सही मायनों में तभी इसका महत्व समझ में आएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब तक इसे आप लोग क्लास में अपने जो है जबरदस्त तरीके से शेयर नहीं करेंगे। तो डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जब आप लोग को मिलती हैं तो खुद भी उसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। हाँ? और बोर्ड एग्जामिनेशन की कर लीजिए आप सभी लोग अच्छे से तैयारी, क्योंकि इस बार है एग्जामिनेशन में जाने की आपकी बारी। तो मुझे पूरा विश्वास है प्रिय विद्यार्थियों को आप लोग जबरदस्त तरीके से जो है खुद भी लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।